स्वागत आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। मिडिल ईस्ट में जारी जंग का आज 20वां दिन है और 20वें दिन गल्फ में चल रहे इस महायुद्ध ने एक ऐसा रुख अख्तियार कर लिया है जिससे जंग में शामिल देश नहीं बल्कि पूरा विश्व प्रभावित हो सकता है। दरअसल अब तक अमेरिका और इजराइल ईरान में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा करते आए, लेकिन यह पहली बार है जब ईरान की एनर्जी पावर यानी कि गैस और ऑयल फील्ड को निशाना बनाया गया। जब ईरान की दुखती रख पर अमेरिका और इजराइल ने हाथ रखा तो ईरान ने इसका बदला पड़ोसी कतर से लेना शुरू कर दिया है। बीती रात ईरान ने कतर की सबसे बड़ी नेचुरल गैस प्रोडक्शन फैसिलिटी रास लफान पर मिसाइल हमला किया। यह वो नेचुरल गैस प्रोडक्शन फैसिलिटी है जिस पर पूरा यूरोप निर्भर करता है। भारत की 20% गैस की सप्लाई इसी रास लफान से आती है, यानी पूरी दुनिया के सामने गैस का संकट पैदा होने वाला है। ईरान के इस हमले के पीछे है गुस्सा। ईरान का जवाबी हमला बहुत कुछ बताता है कि कैसे ईरान आने वाले समय में अपना बदला लेगा। मैं आपको बताता हूं कि कतर के जिस रास लफान पर हमला किया गया वो रास लफान है क्या। दरअसल ये नेचुरल गैस प्रोडक्शन सिटी है जिस पर हमला किया गया। अब इसके बारे में समझ लीजिए कि ये यूरोप की एनर्जी लाइफलाइन क्यों कही जाती है। तो ये सबसे बड़ी नेचुरल गैस प्रोडक्शन फैसिलिटी है जिस पर हमला किया गया ईरान की ओर से। 6000 किलोमीटर स्क्वायर में गैस भंडारण है और यह गैस भंडारण यूरोप को गैस फैसिलिटी देती है। 900 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस यहां पर है, यह आकलन है। सालाना 77 मिलियन मीट्रिक टन गैस प्रोडक्शन इसी रास लफान से किया जाता है जिस पर हमला ईरान ने किया था। दुनिया की जरूरत का 20% गैस अकेले इसी रास लफान से सप्लाई किया जाता है। पूरा यूरोप कतर की गैस पर निर्भर है, भारत भी कतर की गैस पर निर्भर है। ईरान का रास लफान पर हमला यह बताता है कि ईरान की स्ट्रेटेजी क्या है। वो चाहता है कि इस युद्ध में सिर्फ 3 देश ईरान, अमेरिका और इजराइल ही ना रहे बल्कि पूरा विश्व झुलसे, और इसीलिए उसने अपना दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया। महीनों तक गैस सप्लाई बाधित होने का डर है। गैस सप्लाई ठप तो दुनिया ठप हो जाएगी, लोगों के घरों की गैस जलना बंद हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ईरान ने अगर हमला किया रास लफान पर तो उसके पीछे का कारण क्या, ये आपके सामने। ईरान का साउथ पार्स गैस फील्ड जो कि इजराइल के निशाने पर था जहां पर हमला किया गया, ये ईरान का सबसे बड़ा नेचुरल गैस सप्लायर है। 1800 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस यहां पर मानी जाती है। यह ईरान को सबसे ज्यादा सप्लाई करने वाला गैस फील्ड है। 13 साल तक पूरे विश्व की सप्लाई क्षमता इस अकेले ईरान के साउथ पार्ट्स में है और इस पर हमला किया गया ईरान की ओर से ताकि एनर्जी के स्तर पर ईरान की कमर तोड़ी जा सके। ईरान की घरेलू खपत में इस्तेमाल इस गैस फील्ड का होता है। इजराइल के हमले से बताया जा रहा है कि साउथ पार्ट्स को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है और इसी नुकसान की भरपाई के लिए बदला लेने की कोशिश कर रहा है ईरान। 2 रिफाइनरीज जो साउथ पार्ट्स की हैं वो काफी ज्यादा प्रभावित हुई हैं, क्षतिग्रस्त हुई हैं। 100 मिलियन क्यूबिक उत्पादन पर असर पड़ा है जो कि बता रहा है, और ऐसे में ये आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान है पूरे विश्व के लिए। पहले ईरान पर हमला, फिर ईरान ने जो हमला किया कतर पर, ये पूरे विश्व को प्रभावित करने जा रहा है। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर जुड़ गए बतौर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। सर, ये जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लड़ाई तक बात पहुंच गई है, पहले जिस तरह से हमला किया गया इजराइल की ओर से ईरान के ऊपर, दूसरा जो रिटेलिएट किया गया कतर के ऊपर ईरान की ओर से, ये कैसे मतलब पूरी दुनिया को किस तरफ ले जा रही है ये जंग? सर बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग। सवाल ये है कि ईरान जो है दबाव डाल रहा है, खासकर जैसे कि कम से कम जो खाड़ी के देश हैं जो उनके पड़ोसी ही हैं उनके ऊपर अगर हमला होगा तो ऑब्वियसली क्योंकि वो यूएसए के साथ खड़े दिखते हैं तो वो यूएसए के ऊपर दबाव डालेंगे कि ये जो लड़ाई है इसको रोका जाए। इतना भी हो, ईरान की आज की तारीख में कुछ हम कितना भी कह लें, हौसला अफजाई, उसका जोश, उसका जज्बा, उसका जुनून, लेकिन मनोबल जो है ईरान का बहुत ऊंचा है और उस मनोबल को देखते हुए ईरान कितने दिन खींच पाएगा और ईरान का जो मनोबल है वो किसके कारण से है ऊंचा। लेकिन संजय सर, ईरान अपना हौसला भले ही हाई कर ले लेकिन गल्फ कंट्रीज से लोहा तो ले रहा है, दुश्मनी भी ले रहा है, और ये सिर्फ पूरा वर्ल्ड प्रभावित नहीं होगा, कतर भी बहुत प्रभावित होगा फाइनेंशियल के स्तर पर, उसके यहाँ की भी गैस सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित होगी। तो क्या कतर रिटेलिएट कर सकता है या गल्फ कंट्रीज अपने तरीके से ईरान को जवाब देने के लिए कोई स्टेप्स ले सकते हैं आगे? देखिए, बहुत मुश्किल है क्योंकि इनका डिपेंडेंसी टोटली यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर है। उनके पास खुद की भी अपने एयर डिफेंस के मेजर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं, चाहे सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, लेकिन ये जो गैस का है ये कतर के साथ है, यानी कतर और ईरान दोनों ने मिल करके ये
इनकी जो कंप्लीट गैस प्रोडक्शन है, रास्ताफान वाली और साउथ पार्ट वाली। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें दिक्कत आती है। ईरान चाहेगा कि कतर के ऊपर दबाव पड़े, कतर यूएसए को दबाव डाले, और जैसे आप खुद ही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से ट्रंप बार बार ये बात कह रहे हैं कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, बल्कि वो कोशिश करेंगे कि इजराइल को बताए कि इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को हमला ना करें, जिससे कि विश्व के ऊपर और भी जो संकट है एनर्जी को लेकर के वो और बढ़ ना जाए। लेकिन ईरान अब मानने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान के जिस प्रकार से टॉप लीडरशिप को बिल्कुल सफाया कर दिया गया है, उसके बाद अब जो कार्रवाई है, अब तो हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे और साथ में ले चलेंगे। बहुत अच्छे से समझाया आपने, और आपके शब्द वाकई कि हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, मतलब अपना कुछ बचे ना बचे, आपका नहीं बचने देंगे ईरान की स्ट्रेटेजी। इस पर बात करें सर, एक बड़ी खबर आ गई है सऊदी अरब से आ रही है ये खबर, जहां पर एक बार फिर से आरामको ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय का बयान सामने आया कि रिफाइनरी पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया है, जिसके बाद वहां आग लग गई है। इससे पहले 2 मार्च को इसी तरह से आरामको रिफाइनरी को निशाना बनाया गया था। उस समय यहां पर प्रोडक्शन को बंद करना पड़ा था। एक बार फिर से आरामको एक्सोनोमेबल रिफाइनरी पर ड्रोन गिरा है। सऊदी सरकार कह रही है कि वो नुकसान का आकलन कर रही है, उसके बाद ही बता पाएगी कि प्रोडक्शन जारी रखा जाए या फिर बंद किया जाए। फिलहाल फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। यह तस्वीर आपके सामने, हालांकि ये तस्वीर पुरानी है, लेकिन हाल फिलहाल में ताजा हमला हुआ है आरामको ऑयल रिफाइनरीज पर। और सीधा मतलब है, अगर ईरान इस तरह की एनर्जी रिसोर्सेज को निशाना बना रहा है, इसका सीधा मतलब यह है कि हम अकेले नहीं जूझेंगे देश में, इस जंग में जूझेगा पूरा विश्व। तो क्या ये स्टेप फॉरवर्ड है वर्ल्ड वॉर की तरफ? क्योंकि पूरे विश्व में अगर एनर्जी बाधित हो जाएगी संजय कुलकर्णी सर, पूरा विश्व त्राहिमाम करने लगेगा। लोगों के घर के चूल्हे, लोगों के घर की बिजली, बहुत सारी चीजें, गाड़ियां, सब हो सकता है कि डॉकयार्ड पे खड़ी करना पड़ जाए, हो सकता है पार्किंग में खड़ी करना पड़ जाए। तो ऐसे में ये पूरे विश्व को खींचने की एक बहुत सोची समझी प्लानिंग नजर आती है ईरान की। देखिए, वर्ल्ड वॉर तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ जरूर रीजनल वॉर, और रीजनल वॉर में भी अगर हम देखें जिस प्रकार से ईरान को एक तरह से ढकेला गया, मकसद यूएसए का था कंट्रोल ऑफ ऑयल। और अगर तेल ही नहीं रहा तो कंट्रोल क्या करेंगे? पोजेशन तो छोड़ो, कंट्रोल का मकसद था कि पेट्रो डॉलर, यानी कि जो चीन वहां से खरीदता है, विश्व जो भी तेल वहां से खरीदता है, गैस खरीदता है, सबका सब डॉलर में खरीदे, जिससे कि यूएसए की जो इकोनॉमी है वो चलती रहे। अगर तेल और गैस ही नहीं रहेगा तो यूएसए का जो मकसद था वो तो हल नहीं हुआ। अब सवाल ये एग्जिस्टेंशनल थ्रेट जो इजराइल को है ईरान से, या ईरान को अब है यूएसए से या फिर इजराइल से, उसको लेकर के जरूर मुझे लगता है ईरान के ऊपर अब जबरदस्त दबाव पड़ेगा। क्योंकि ईरान के जिस प्रकार से तेहरान पे 10,000 स्ट्राइक्स यूएसए ने किए हैं, 7,000 स्ट्राइक्स इजराइल ने किए हैं, तो ईरान का तेहरान तो बचा ही नहीं। और उसके अगर रिफाइनरीज भी जल रही है, उसके गैस भी जल रहा है, तो ईरान के पास रहा क्या? पुरानी सभ्यता जिसमें कुछ भी नहीं रहा। तो ऐसे हालात में ईरान के ऊपर भी जबरदस्त जोर है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जिस प्रकार से लोग वेपनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी किसी को यहाँ से ना तेल ले जाने देंगे ना गैस, तो इससे असर ईरान पे भी पड़ेगा, इससे असर बाकी जीसीसी जो 6 देश है उनके ऊपर भी पड़ रहा है। एक सवाल और मन में आता है संजय सर कि क्या फिर जो फ्रेंडली देश है, मतलब रशिया, मतलब क्योंकि यूरोप की जो सप्लाई बाधित होगी, मसलन चाइना जिस तक पहुंचने के लिए अभी तक बहुत समस्याएं आ रही हैं, उस तक सारी एनर्जीज पहुंचने के लिए, तो क्या वो ईरान पर दबाव बना सकते हैं कि आप या तो हल्का हाथ रखिए या तो आप रास्ता खोलिए अपने फ्रेंडली देशों के लिए? मैं इस पर बात करूं सर आपसे, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, कुवैत में पेट्रोलियम रिफाइनरी पर हमला किया गया है। कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की 2 रिफाइनरीज मीना अल अहमदी और मीना अब्दुल्ला पर ड्रोन हमला किया गया। ओ भाई साहब, इस हमले के बाद वहां पर भीषण आग लग गई, जिसके बाद वहां काम कर रहे लोगों को सुरक्षित इवैक्यूएट किया गया है। कुवैत ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि सुबह 2 ड्रोन से हमला किया गया, जिसके बाद रिफाइनरीज में धमाका हुआ, काफी मशक्कत की गई और उसके बाद आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन आग की वजह से दोनों रिफाइनरीज को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। दायरा हमले का बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीर कुवैत की है, मतलब जहां जहां से भी गैस तेल सप्लाई हो सकता है, वो तमाम गल्फ कंट्रीज जो है वो इस वक्त सीधे तौर पर ईरान के निशाने पर है। संजय सर देखिएगा अनुराग जी, सवाल ये है, क्या अमेरिका को यहां से कुछ चाहिए? नहीं चाहिए। क्या किसको चाहिए? यूरोप को चाहिए। और किसको चाहिए? भारत को चाहिए। सबसे ज्यादा चीन को चाहिए। और चीन पूरा का पूरा निर्भर है, तकरीबन $400 अरब का उसने डील किया ईरान के साथ
30 साल के लिए, वो उसको नहीं मिलेगा। उसने पहले डील किया वेनेजुएला के साथ 85% तेल वो वहां से, वो नहीं मिलेगा। और वो मिलेगा तो पेट्रो डॉलर मिलेगा, युआन पे नहीं मिलेगा। ईरान बार बार कह रहे हैं कि जिसको तेल यहाँ से ले जाना है स्टेट ऑफ होर्मुज से युआन में ले जाओ। मतलब ईरान का झुकाव तो चीन की तरफ दिख रहा है, और अमेरिका का मकसद है यहाँ से तेल जो भी उठाएगा वो डॉलर में पेमेंट करेगा। ऐसी हालात में मुझे लगता है सबसे ज्यादा जबरदस्त जो प्रेशर पड़ेगा वो है चीन के ऊपर। और मुझे लगता है अब चीन दबाव डालने की कोशिश करेगा कि युद्ध जो है किसी हालत में सीज फायर हो जाए। अगले 100 घंटे के अंदर अगर यहाँ पे शांति नहीं आई तो मेरे को पूरा अंदाजा है कि पूरे विश्व भर में हाहाकार मचेगा, क्योंकि तेल और गैस कंप्लीट सप्लाई चेन कंप्लीट। और भारत ही देख लो आप, भारत का ही 50% गैस जो है, जिसमें से तकरीबन 80% तो कतार से आता है। कतार ने बंद करके रखा हुआ है, और ये सारे देश पर्शियन गल्फ की तरफ है। और ओमान, जब तक पाइपलाइन बनेंगी, जब तक बाकी चीजें बनेंगी, उसमें बहुत साल लगेंगे। तो ऐसे हालात में मुझे लगता है असर जो है भारत पे पड़ेगा। तो क्या यहां से पूरे विश्व में हाहाकार मचने वाला है? मैं कह रहा हूं कि सर बाद में हो सकता है कि ईरान पर दबाव डालकर उसे मना लिया जाए, या उसे दबाव में सारी चीजों को पहले की तरह चलवा दिया जाए, लेकिन क्या आने वाले वक्त में जो नियर फ्यूचर दिख रहा है, क्या उसमें हाहाकार मचने की तस्वीर पूरी तरह से हम आकलन कर सकते हैं? इस पर बात करें। बड़ी खबर आ गई है, महायुद्ध में ऑयल और गैस रिफाइनरीज को निशाना बनाए जाने के बाद कच्चे तेल के बाजार में बड़ा असर देखने को मिल रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल के दामों में 8% का उछाल है। ब्रेंट क्रूड ऑयल के वायदा कारोबार में आज कीमतें $117 प्रति बैरल पहुंच गई। दरअसल लगातार युद्ध के दौरान गल्फ कंट्रीज में ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया जा रहा था। इसकी वजह से ऑयल सप्लाई ठप होने का डर पैदा हुआ है। अभी ये जो दाम गिरे हैं, ये सप्लाई रुकी नहीं है, डर पैदा है इस बात का कि प्रोडक्शन रुक सकता है, और उसके बाद कीमतों में उछाल आ चुकी है। इन सब के बीच महायुद्ध में ईरान और कतर के गैस फील्ड और रिफाइनरीज पर हमले का भारत पर क्या असर होगा, मैं आपको यह जरा समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, भारत का जरूरत का तकरीबन 50% विदेश से आयात होता है, और गैस के अकेले की बात करूं तो वो कतर से 80% गैस जो है वो आयात होती है। कतर से जरूरत की 20% भारत में आयात होती है। कतर से अकेले एलएनजी का जो प्रतिशत है गैस का, वो 40% है जो कि भारत में आयात होता है। रोजाना नेचुरल गैस की खपत 189 MMSCMD मानी जाती है भारत के अंदर। भारत में 97.5 MMSCMD का घरेलू उत्पादन होता है। और जब यहां पर विदेशों में जहां से भारत को सप्लाई होता है, अगर वहां प्रोडक्शन पर असर पड़ जाएगा तो भारत इससे जाहिर बात है कि सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। पिछले हफ्ते 47.4 MMSCMD की कमी हुई थी, और अभी जिस तरह से यहां पर हमले किए जा रहे हैं, जिस तरह से टारगेटेड हमले हो रहे हैं एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, यहां पर भारत को काफी ज्यादा मुश्किलें हो सकती हैं अगर भारत इन पर्टिकुलर देशों पर निर्भर करता है जहां से अभी तक ऑर्थोडॉक्स तरीके से आयात होता है इन चीजों का। तो ये भारत पर क्या असर डालने वाला है जिस तरह से हमले हो रहे हैं। हालांकि एक ये भी सूरत है कि पूरी दुनिया में कई देशों को ऐसा लगता है कि भारत इस युद्ध को रुकवा सकता है, भारत मध्यस्थता कर सकता है, लेकिन अभी युद्ध जब भीषण होता हुआ दिख रहा है तो यहां भारत के लिए मुश्किल भरे हालात होते हुए दिख रहे हैं। संजय सर, कैसे देख रहे हैं भारत के लिए आकलन? मतलब आने वाले समय में हाहाकार वाली स्थिति पूरी दुनिया के लिए, भारत के लिहाज से देखें तो ये क्या हो सकता है? मतलब एनर्जी के क्षेत्र में भारत पर किस तरह से असर पड़ सकता है इस युद्ध का? देखिएगा अनुराग जी, अगर हम देखें पूरे विश्व भर में, अगर गैस को बताता हूँ बाद में, लेकिन अगर हम नॉर्मल क्रूड देखें तो तकरीबन विश्व में 100 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल इज यूज्ड पर डे। हर दिन इतना इस्तेमाल होता है, जिसमें यूएसए जो है वो 20 मिलियन बैरल पर डे इस्तेमाल करता है। चीन 16 मिलियन बैरल इस्तेमाल करता है, और भारत तकरीबन 6 मिलियन बैरल इस्तेमाल करता है। और विश्व में तकरीबन 195 देश हैं जो इस तेल को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से 42% सिर्फ ये 3 देश उठा रहे हैं। सिर्फ अमेरिका इस्तेमाल करता है, चीन इस्तेमाल करता है, और भारत इस्तेमाल करता है। और अमेरिका यहाँ से तकरीबन से कुछ भी नहीं लेता है, अपना ही आत्मनिर्भर है, और वेनेजुएला से लेता है। तो इसे ऐसे हालात में आप समझ सकते हैं कि किसको सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। कोई शक नहीं कि चीन, भारत, जापान, साउथ कोरिया, यूरोप, इन सब देशों को बहुत जबरदस्त। और गैस को लेकर तो भारत का जो, जैसे आप बता रहे हैं, 80% जो हमारा गैस आ रहा है वो कहां से आ रहा है? एलपीजी कतार से आ रहा है। जो पाइपलाइन का गैस इस्तेमाल करते हैं, पीएनजी बोलते हैं, वो तब भी तक ठीक है, पर जो एलपीजी है जिसका पूरा का पूरा 50% हम भारत में बनाते हैं, 50% में से 80% एक ही देश से आ रहा है।
तो ऐसी हालात में जरूर कोई शक नहीं कि असर तो पड़ेगा। कीमतें बढ़ गई हैं और अगर स्टेट ऑफ सर सरकार क्या कर सकती है, मैं इस पर बात करूंगा, क्योंकि एक विकल्प ये भी बताया जा रहा है कि कई दूसरी कंपनियों से भी सरकार बातचीत कर रही है। आप इस पर बात करेंगे। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, केंद्र सरकार ने एक बार फिर से गैस और ऑयल को लेकर देश के ताजा हालात पर अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्र सरकार ने बताया कि देश में फिलहाल कोई गंभीर संकट नहीं, लेकिन युद्ध का असर जरूर भारत की सप्लाई पर पड़ा है, इसीलिए दूसरे स्रोत से ऑयल और गैस सप्लाई को जारी रखने की कोशिश की जा रही है। देश में फिलहाल गैस सप्लाई सामान्य है। पेट्रोलियम मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके मुताबिक पश्चिमी एशिया में जारी संकट के चलते ऊर्जा आपूर्ति की स्थिति फिलहाल नाजुक है और इसी को लेकर बहुत लंबे समय से आकलन किया जा रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल क्या स्थिति है भारत में तेल और गैस सप्लाई को लेकर, उस पर केंद्र सरकार ने क्या कहा, जरा सुनिए। वॉर है, उसका इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर है। अगर हम एलपीजी की बात करें तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ आवर इंपोर्ट वाज फ्रॉम मिडिल ईस्ट। एलएनजी की बात करें तो 47% ऑफ आवर इंपोर्ट वाज फ्रॉम कतर। एंड एनी impact there or anything which impact the supplies from Middle East impact us. So how we will deal with it? We are dealing with it in sense that one, we are trying to pick up the cargoes from other sources. Crude situation or refinery operation normal है. Retail pumps पर कोई भी dry out नहीं reported है and all the retail outlets are operating normally. Domestic PNG and CNG for transport, 100% supply is ensured without any cut. भारत के पास कितने विकल्प हैं, भारत क्या कर सकता है, इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन अभी आपको एक मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और उसके आसपास के गल्फ कंट्रीज में क्या हो रहा है। आपको यह समझना पड़ेगा दर्शकों, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है इस वक्त ये रीजन जहां पर जंग चल रही है, ईरान का रीजन, जो कि इस वक्त जूझ रहा है अमेरिका और इजराइल के हमलों से। दूसरी तरफ वो जब हमले कर रहा है तो वो कहां कर रहा है, वो यूएई में हमले कर रहा है, वो दुबई में हमले कर रहा है, वो ओमान में हमले कर रहा है। ओमान के साथ तो उसकी ट्रीटी है बाकायदा, बावजूद इसके वो ओमान को टारगेट कर रहा है। इसके अलावा कतर में और बहरीन में, ये जो दो देश हैं, यहां पर हमलों के कॉन्सिक्वेंसेस समझिए। कतर में चूंकि जो गैस है वो पूरी दुनिया में सप्लाई की जाती है, सबसे ज्यादा यूरोप में, उसके बाद भारत में, और फिर उसके बाद यहां पर हमले करते हुए अगर वो चेन को रोकने की कोशिश की, वो सप्लाई चेन को रोकने की कोशिश की, दूसरे देशों में हाहाकार मच जाएगा। इसलिए यहां पर हमले किए जा रहे हैं। बहरीन में चूंकि वहां पर कई सारे अमेरिकी बेसेस हैं तो वहां पर हमला किया जा रहा है। इसी तरीके से दुबई को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वहां पर अमेरिकी बेसेस हैं। अमेरिका को भी सीधे जवाब देने की कोशिश ईरान की ओर से किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ईरान अचानक से ऐसा कैसे बौखला गया। ये ईरान है और यहां पर ईरान का साउथ पार्स गैस फील्ड है। ये साउथ पार्स गैस फील्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रुकने की कहानी तो आप समझ गए हो कि यहां पर एक भाई इतना एक कम चौड़ा वाला एरिया है जिसको पूरी तरह से ब्लॉक कर सकता है ईरान, जो उसके क्षेत्राधिकार में आता है, तो उसको रोककर वो सारे जहाजों को रोक रहा है। लेकिन ईरान इतना भड़का इसलिए क्योंकि यहां पर उसके सबसे बड़े नेचुरल गैस भंडार पर, साउथ पार्स पर हमला किया गया। इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया, एक के बाद एक हमले करते हुए कई सारी चीजों को बाधित किया वहां पर सप्लाई के रूप में। इससे असर यह हुआ कि गैस सप्लाई ईरान की बाधित हो चुकी है, वहां पर जनता के सामने त्राहिमाम की स्थिति है और इसीलिए ईरान ने हमला करना शुरू किया। पहले ईरान पर साउथ पार्स में हमला हुआ, उसके बाद ईरान ने क्या किया मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये रास लफान पर हमला किया गया। रास लफान क्या है मैं आपको बताता हूं। ये नेचुरल गैस प्रोडक्शन फैसिलिटी सेंटर है और यहां से तकरीबन 6000 किलोमीटर स्क्वायर गैस भंडारण होता है जो पूरी दुनिया में जाता है। सालाना 77 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन यहीं पर होता है। ये कतर का रास लफान पूरा यूरोप कतर की गैस सप्लाई पर ही निर्भर है और यहां की अगर सप्लाई चेन टूटी पूरे यूरोप में हड़कंप मच जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। और यही वजह है कि ये स्ट्रेटेजिक हमले जो हैं वो ईरान की ओर से किए गए थे। संजय सर, मैं दो चीजें समझना चाहूंगा आपसे। पहला तो ये कि अगर भारत के संदर्भ में देखें, भारत सरकार कई दूसरे विकल्पों को तलाश कर रही है। वो विकल्प क्या हो सकते हैं सर? क्या वो इतने कारगर होंगे कि भारत की जनता को फौरी तौर पर राहत दे दें? पहला तो ये। दूसरा ये कि हम ईरान को ये मानकर चल रहे थे वो स्ट्रेटेजिक हमले नहीं कर रहा है। स्ट्रेटेजिक हमले हम मानकर चल रहे थे कि इजराइल कर रहा है या अमेरिका कर रहा है, लेकिन इस वक्त ईरान की स्ट्रेटेजी मजबूत दिख रही है। वो पूरे विश्व को इस जंग में झोंक सकता है इस तरह के हमलों से जो उसने कतर पर किए या फिर तमाम एनर्जी संसाधन वाले देशों पर किए।
देखिए, सबसे पहला तो क्या भारत पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा बास्केट है और जो 40 देशों से वो तेल उठाता है। तो उस मामले में जैसे जैसे आप बात कर रहे थे कि 5.5 मिलियन बैरल्स पर डे, 6 मिलियन बैरल्स पर डे, तकरीबन इसमें से 2.5 मिलियन बैरल पर डे सिर्फ ये खाड़ी के देशों से आता था, जिसमें सऊदी अरेबिया हुआ, कुवैत हुआ, इराक हुआ, वहां से तेल आता था। तो वहां पे जरूर फर्क पड़ेगा। लेकिन सऊदी अरेबिया ने भी यहाँ से अपना पर्शियन गल्फ से पाइपलाइन ले की है, जो 5 मिलियन बैरल पर डे रेड सी से उठाने की कोशिश करेगा। ओमान भी पाइपलाइन लेकर रहा है, जिससे कि वहां से भी तकरीबन 2 मिलियन बैरल पर डे वहां से। तो कोशिश सब जगह से हो रही है कि ईरान को किस तरीके से कॉर्नर किया जाए, क्योंकि ईरान भी जो अपना तेल बेचता था 1.5 से 2 मिलियन बैरल पर डे, ईरान भी नहीं बेच पाएगा। और ये जो गैस की हम बात करें, ईरान में वो 8% जो गोल्ड का रिजर्व है, जिसका तकरीबन अधिक से अधिक वो ईरान इस्तेमाल करता था अपने बिजली पैदा करने के लिए, और वहां से इराक भी लेता था बिजली पैदा करने के लिए यहाँ से गैस। तो उस मामले में तो ईरान का तो बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि वो गैस वो नहीं मिलेगा, उनकी बिजली नहीं होगी, अंधेरा होगा, पूरा इंटरनेट डाउन, बिजली डाउन, खाना पीना डाउन। मतलब ईरान को तो अब बैकफुट पर है। इसलिए ईरान इस तरह के हमले कर रहा है, क्योंकि ईरान को मालूम है कि उसका हालत अब खस्ता हो रही है, और इससे ज्यादा हो जाए कि वो दूसरों को करे। लेकिन अगर इस तरह के हमले जारी रहते हैं तो वो हालत खस्ता अकेले ईरान की नहीं होगी सर। मुझे ऐसा लगता है कि वो खस्ता हालत तमाम यूरोपीय देश और ये जो भारत और उसके आसपास के देश हैं उन पर भी होगा, उनकी भी हालत खस्ता होगी। और क्योंकि इस बात का आकलन तो पहले से किया जा रहा था, ईरान अगर एनर्जी सप्लाई रोक दे, पूरा विश्व इस जंग में कूदने पर मजबूर हो जाएगा। बिल्कुल है, और उनकी स्ट्रैटेजी अभी स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर के है, एक को मारो और हजारों को डराओ। तो जिससे कि 150 उनके टैंकर बाहर ही खड़े रहेंगे, अंदर कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वो जलता हुआ टैंकर दे करके बाकी को, क्योंकि इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। तो इस तरह भारत ही है, भारत है, चीन है, जो अपने वॉरशिप बेच करके कम से कम अपना तेल लाने की कोशिश कर रहा है, और जो आपदा भारत में ना आए, भारत की आपदा बचने के लिए। मैं आपको रोक रहा हूं, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओमान के सुल्तान से बातचीत हुई है, ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। गल्फ कंट्रीज पर एक तरफ हमले, सप्लाई बाधित, और इन सब चीजों के बीच में भारत की डिप्लोमेसी, ओमान के सुल्तान से पीएम नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई है। क्या बात हुई, इसका क्या असर होगा, मैं आपको ये जरूर समझाऊंगा। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि ओमान के सुल्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद की बधाई दी है। हालांकि जब इस तरह के फोन कॉल्स होते हैं, बातें होती हैं, और जब इतना क्रूशियल मौका हो, जहां सप्लाई बाधित होने वाली स्थिति हो, जहां हाहाकार वाली स्थिति हो, तो सिर्फ बातें दो बड़े लोगों के बीच में इतने तक सीमित ना हो जहां पर सिर्फ बधाई दी जाए। यहां क्या बात हुई होगी, इस पर बात जरूर करेंगे। लेकिन ओमान के लोगों को ईद की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने विवादित मुद्दों को शांति से हल करने की अपील प्रधानमंत्री ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत, इससे पहले भी कई अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों से पीएम की बातचीत हुई है, और जंग में उसका असर भी देखने को मिला है, जहां देशों ने शांति की तरफ अग्रसर होने की प्रतिबद्धता जताई है। यहां ओमान के सुल्तान से पीएम नरेंद्र मोदी की बातचीत। संजय सर, कैसे देखते हैं आप ये बातचीत? बड़ा क्रूशियल मौका है, ईद की बधाई दी होगी, जाहिर बात है, लेकिन इसके अलावा और क्या इसके कोई और मायने निकाले जा सकते हैं इस बातचीत के, ओमान के सुल्तान से पीएम की? देखिएगा, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अपने फॉरेन मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, उसके बाद स्टेट ऑफ होर्मुज से हमारा तेल और गैस आ रहा है। ओमान की बातचीत कर रहा था ईरान और यूएसए के बीच में। तो ओमान एक ऐसा देश है जो सब जानता है, पहले लड़ाई से पहले क्या हालात थे और अब लड़ाई के बाद क्या हालात है, और वो भी प्रधानमंत्री को बता रहे हैं अपने कि भाई ऐसे ऐसे हालात है। प्रधानमंत्री सोच रहे होंगे कि ओमान के द्वारा अगर दोबारा कोई ऐसी पहल की जाए जिससे कि कम से कम शांति बहाल की जाए, सीज फायर किया जाए, उसके बाद फिर, क्योंकि हम लोग तो बार बार ये कहते हैं कि ये युद्ध तो युद्ध का नहीं है, ये बातचीत का है, डिप्लोमेसी का है। तो इस हालात को देखते हुए और भारत का असर देखने को मिलता है कि अगर पूरे विश्व में इतने हाहाकार अगर है और भारत के में तब भी आ रहा है तेल और गैस, ये दर्शाता है कि हम लोगों के जो संबंध है इन देशों के साथ वाकई बहुत अच्छे संबंध है। और वो संबंध वो आज भी इतने बुरे हालात में भी वो उसके ऊपर मतलब यकीन करते हैं कि भारत कुछ कर सकता है। तो मुझे लगता है ऐसे हालात में अगर प्रधानमंत्री ओमान से बात कर रहे हैं, ओमान के सुल्तान अगर बता पाते हैं कि ये करने से शायद
ईरान मान जाए, क्योंकि अभी ईरान की स्थिति अच्छी नहीं है या अच्छी है, या ईरान नहीं मानेगा, घुटने नहीं टेकेगा, वो तो लड़ता ही रहेगा, वो कफन बांध करके चल दिया है, जैसे भी मतलब जो भी उन्होंने कहा होगा, तो उस हिसाब से मुझे लगता है उम्मीद की जा सकती है। मैं जैसे कह रहा हूँ अगले 100 घंटे संजय सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक बड़ी खबर और आ गई है। खबर फ्रांस के राष्ट्रपति से पीएम नरेंद्र मोदी की बातचीत को लेकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से बातचीत की है। पश्चिमी एशिया के हालात पर इमैनुअल मैक्रोन से चर्चा की है, जो खबर मिल रही है। इमैनुअल मैक्रोन से बातचीत हुई है। हालांकि फ्रांस इस जंग से खुद को अलग करता रहा है। अब एंटी अमेरिका बयान उनके सामने आए हैं, लेकिन इन सब चीजों के बीच में फ्रांस ये कहता रहा है कि वो शांति के पक्षधर हैं और उनकी भी पीएम नरेंद्र मोदी से बातचीत। सर, बहुत छोटी सी टिप्पणी अगर आप इस पर करें। फ्रांस के राष्ट्रपति से भी पीएम नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई है। ये लेबनान जो है ये फ्रेंच मैंडेट था, तो फ्रांस का काफी कुछ अभी भी एक तरीके से मैं कहूंगा इन्फ्लुएंस है लेबनान के ऊपर। और लेबनान में जिस प्रकार से लगातार हिजबुल्लाह के ऊपर जबरदस्त बमबारी हो रही है, साउथ लेबनान तकरीबन इजराइल के हाथ में आ गया है, बेरूट के ऊपर लगातार बमबारी हो रही है, तो कहीं ना कहीं फ्रेंच के इन्फ्लुएंस होने के कारण लेबनान में शायद बातचीत हुई होगी कि अगर वहां पर भी प्रेशर रिलीज किया जाए तो कम से कम ये पूरे युद्ध क्षेत्र में अगर कहीं ना कहीं सीज फायर हो जाए तो शायद उसी बहाने पूरे विश्व में शांति आ सकती है। नहीं तो ये जो रीजनल वॉर है एक दफा हाथ से निकल गया तो मुझे नहीं लगता फिर इसको कोई रोक पाएगा, और फिर ऐसे विकल्प होंगे जो शायद किसी को भी पसंद नहीं होंगे। तो बहुत जरूरी है कि इस वक्त फ्रेंच मैंडेट लेबनान अगर वहां पर इन्फ्लुएंस करता है, ईरान के यहाँ पर भारत, रूस, चीन इन्फ्लुएंस करता है, और जिस प्रकार से ट्रंप ने कहा है कि ईरान अगर और किसी भी सर अभी आपको और थोड़ा समझाना पड़ेगा इस खबर को। बड़ी खबर और आ गई है। खबर मलेशिया के प्रधानमंत्री से भी पीएम नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री से भी पीएम नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई है। जंग के बीच में जब पूरी दुनिया में गैस और एनर्जी का एक संकट सा दिख रहा है, वहां पर इन तमाम देशों के प्रमुखों से बातचीत पीएम नरेंद्र मोदी की, ये संकेत क्या मिल रहे हैं इसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन खबर यह है कि मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद की बधाई दी है। और जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि जब बहुत क्रूशियल मौके हों, हालात जब थोड़े से विकट दिख रहे हों, तो दो बड़े देशों के प्रमुख जो हैं वो सिर्फ बधाइयों तक सीमित नहीं रहते, वो बात डिप्लोमेटिक स्तर पर भी करते हैं, कई बार समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा करते हैं। और यहां पर भी संभवतः यह हुआ होगा। अभी तक की 3 बड़ी खबरें। फ्रांस के राष्ट्रपति से पीएम नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई, ओमान के सुल्तान से प्रधानमंत्री की बातचीत हुई, और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से भी पीएम नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। पश्चिमी एशिया के हालात पर दोनों नेताओं में चर्चा हुई है, जो जानकारी मिल रही है। संजय सर, ये बड़ी खबरें अभी लगातार डेवलप हो रही हैं जंग के बीच में। प्रधानमंत्री इस साल पहले ही मलेशिया में गए, संबंध अच्छे हैं और उसको और संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए, और ईद का मौका है, तो मुझे लगता है सारे के सारे मिल करके ये जो राज्य अध्यक्ष हैं दबाव डालने की कोशिश कर रहे होंगे अमेरिका के ऊपर और ईरान के ऊपर कि ईरान भी अपने को संयम बरते। अभी जैसे सर फिनलैंड के राष्ट्र प्रमुख ने जैसे कि उम्मीद जताई थी कि भारत ये कर सकता है, उससे पहले हमने जंगों में देखा, चाहे वो यूक्रेन के राष्ट्रपति की उम्मीद हो, चाहे सॉफ्टनेस हो रशिया के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ या भारत की तरफ, क्या पूरी दुनिया में इस वक्त भारत के रोल को बहुत ज्यादा इस तौर पर देखा जा रहा है कि भारत एक शांति दूत हो सकता है, सारी परेशानियों का समाधान भारत लेकर आ सकता है? और क्या उस लिहाज से देखें सारी बातचीतों को? इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि भारत इससे अलग रहा है और भारत के संबंध ईरान से अपने बहुत पुराने संबंध है। मैं कहूंगा सिविलाइजेशनल संबंध है। ईरान अगर पाकिस्तान ना बनता तो हमारी तो बाउंड्री ईरान के साथ होती। तो उस तरीके से देखिए ईरान के संबंध हमारे अच्छे हैं, इसराइल के साथ अच्छे हैं, रूस के साथ तो बहुत ही अच्छे हैं, चीन के साथ संबंध सुधर रहे हैं, अमेरिका के साथ संबंध अच्छे हैं, यूरोप में संबंध अच्छे हैं। इसलिए फिनलैंड बार बार सोचता है कि अगर भारत जिसके संबंध सबसे अच्छे हैं और भारत हमेशा सर शांति की बात करता है, और भले हमारे पड़ोस में बैठा पाकिस्तान जो आतंक को पालता हो, शांति के नाम पर तो वो भी कई बार हामी भर देता है। तो भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है और इस मैसेज को संभवतः इन सारी फोन कॉल्स में पीएम नरेंद्र मोदी ने पहुंचाने की कोशिश की होगी। सर बहुत शुक्रिया इस सारी परिस्थितियों को अच्छे तरीके से समझाने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी टाइम्स नाउ भारत पर खबरें लगातार जारी।